नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको यूपी से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की विध्वंस कथा दिखाएंगे। कैसे आज आलिशान बंगले से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक मिट्टी में मिला दिए गए और प्रशासन के बुलडोजर ने न रेप के आरोपी को बख्शा न पत्थरबाज को। लेकिन क्या ये बुलडोजर अब राजनीतिक टूल बन गया है? इस पर भी बड़ा क्लेश है। फिर आपको वॉर जोन से सटे पोलैंड से प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश दिखाएंगे। पीएम ने कहा है कि युद्ध भूमि से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। यूक्रेन और रूस को पीएम ने कौन सा फॉर्मूला दिया, ये भी देखिएगा। इसके बाद ट्रैक पर चलते उस बंकर का वीडियो गाइड खोलेंगे जिससे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जिस पर न गोली का असर होता है न बम का। पीएम की इस यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी एक नई रिपोर्ट आई है। आज कोलकाता में हुई क्रूरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को खूब सुनाया है। अदालत ने कहा है कि केस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी पूछा कि सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है। इस खबर पर हमने एक छोटी कोर्ट वाली कुंजी तैयार की है। फिर सत्ता में ये भी देखिएगा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का हाथ कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गया है। आज दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज श्रीनगर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस पर कैसे सवाल उठाए हैं, ये भी दिखाएंगे। फिर न्यूज मित्रों को ये भी बताएंगे कि देश के बेरोजगारों के लिए दिल वाली नई मुसीबत क्या है। आईसीएमआर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है, जिसके अनुसार बेरोजगारों को अगले 10 साल में हार्ट अटैक का बड़ा रिस्क है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को खतरा ज्यादा है। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली किक लगाई है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 90 मिनट में 10 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक इस चैनल पर करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। सत्ता में लेकिन आज सबसे पहले उस बुलडोजर की बात जो आजकल भारत का सबसे चर्चित यंत्र बन चुका है। क्योंकि जो बुलडोजर पहले निर्माण के लिए और अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए चलता था, अब उसी बुलडोजर से दंगाइयों, रेप के आरोपियों और पत्थरबाजों के ठिकाने कुचले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुलडोजर सेक्युलर है, क्योंकि ये जात और धर्म नहीं देख रहा, क्योंकि ये मोहित खान पर भी चल रहा है और नवाब सिंह यादव पर भी। आज सत्ता में हम आपको यूपी से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की इसी विध्वंस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज अयोध्या में रेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही रेप के एक और आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ और कोल्ड स्टोरेज के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद हाजी के आलिशान घर को भी बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया। दावा है कि वहां भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया गया था। इसीलिए आज हमने बुलडोजर वाले एक्शन पर न्यूज मित्रों के लिए एक दिलचस्प वीडियो कुंजी तैयार की है, जिसने सियासत के तापमान को भी बढ़ा दिया है। पहले आपको मध्य प्रदेश में छतरपुर वाले उस बुलडोजर एक्शन के बारे में बताते हैं, जिस पर अब भारी भरकम राजनीति शुरू हो गई है। आज छतरपुर में प्रशासन ने एक आलिशान घर को कुछ घंटे के अंदर चूर चूर कर दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये महल नुमा घर पत्थरबाजी के एक आरोपी का था, जिसका नाम है हाजी शहजाद अली। प्रशासन का दावा यह है कि इस घर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। ये आलिशान बंगला इतना बड़ा था कि इसे तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर काम पर लगाए थे। कुछ घंटे की मेहनत के बाद इस बंगले का हाल क्या से क्या हो गया, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भव्य बंगला 20,000 वर्ग फीट की जमीन पर बना हुआ था, वो कुछ घंटे के बाद एक खंडहर में तब्दील कर दिया गया। हालांकि दावा यह है कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले शहजाद अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था। अधिकारियों ने सिर्फ पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद अली का घर ही नहीं तोड़ा, बल्कि करीब 1 करोड़ की कुल कीमत वाली 3 महंगी गाड़ियों को भी बुलडोजर से रौंद दिया और कुछ ही मिनट में कार का कबाड़ बना दिया गया। लेकिन प्रशासन ने हाजी शहजाद अली के इस आलिशान घर पर बुलडोजर वाला एक्शन क्यों लिया, इसकी भी वजह सुन लीजिए। दरअसल 21 अगस्त को मुस्लिम समुदाय पर एक शख्स द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज लोग थाने में ज्ञापन देने गए थे। इसके लिए बाकायदा लेटर छिपवाए गए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थाने में बुलाया गया था। लेकिन तभी ये बातचीत बड़े बवाल में तब्दील हो गई।
और लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। दावा है कि इस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद है और उसी की अगुवाई में थाने के अंदर ये बवाल हुआ। इसके बाद प्रशासन ने उसके बंगले पर बुलडोजर एक्शन लिया, क्योंकि दावा यह है कि हाजी शहजाद ने अपना ये आलिशान बंगला अवैध तरीके से बनाया था। वैसे सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब ये अवैध बंगला तैयार किया जा रहा था तब प्रशासन गहरी नींद में क्यों था? क्या तब किसी विशेष व्यवस्था के तहत अधिकारियों की जुबान बंद कराई गई थी? फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन हम आपको छतरपुर में बुलडोजर वाले इस विध्वंस पर एक रील दिखाते हैं। आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। हाजी शहजाद हैं जिनके और उनके साथ के लोग हैं, उन पर उनका मकान है और करोड़ों की कीमत का अभी प्रथम दृष्टया पता चला। पुलिस अपनी कार्रवाई में पक्षपात कर रही है, जो ठीक नहीं है। जिन लोगों ने पथराव किया है उन पर जो धारा बनती है उसके अनुसार मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस थाने पर पथराव हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। जवाब में आज पुलिस ने आरोपियों के घर चिन्हित किए। जहां जहां भी अतिक्रमण था वहां पर नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा और मकान तोड़े भी गए। मध्य प्रदेश के साथ आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को रौंद दिया और यह अवैध निर्माण था गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का। आज प्रशासन ने आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 1/3 हिस्से को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि दावा यह है कि यह निर्माण तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी करीब 4500 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था और इसे तोड़ने के लिए अधिकारी एक नहीं बल्कि 3-3 बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। एक छोटी सी रील इस पर भी देखिए, फिर आपको अपराधियों में बुलडोजर वाली दहशत का नया ट्रेंड भी दिखाएंगे। मोहित खान के अवैध कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर एक्शन तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि दो तरफ से जेसीबी से इस इमारत को गिराने का काम किया जा रहा है। पूरी इमारत है, इसको खाली करा दिया गया था, 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और उसके बाद अब जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये तालाब की जमीन में अवैध रूप से निर्मित किया गया था। इसका मैप जो था उसका भी बताया जा रहा है कि मैप नहीं था। के द्वारा चक्रोड और तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया, उसमें भी कई बार नोटिस दी गई थी, तो इसके द्वारा मकान मानचित्र दाखिल नहीं किया गया। इसी के तहत दोस्ती का आदेश पारित किया गया था। आसपास के क्षेत्र उसे हमने पब्लिक से खाली करा लिया, साथ ही जो आने जाने वाले रास्ते हैं उसे भी हमें क्लियर करना है। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वैसे आजकल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान जैसे राज्य, इंसाफ के नाम पर बुलडोजर मॉडल बहुत ट्रेंड कर रहा है और लोगों में जो डर था वो अब बदल चुका है। पहले लोगों में मौजूद इस डर का नाम पुलिस और कानून था,
लेकिन अब ये डर बुलडोजर हो गया है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो, नाम कुछ भी हो और धर्म कोई भी हो, ये बुलडोजर किसी को नहीं छोड़ रहा है। वैसे आज सत्ता में आपको इस बुलडोजर की दिलचस्प यात्रा को भी देखना चाहिए। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को ये नहीं पता होगा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सबसे पहले कृषि के लिए किया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का पहला बुलडोजर 18 दिसंबर 1923 को बना था और इसका प्रयोग सबसे पहले खेती के लिए किया गया। वर्ष 1946-47 में ब्रिटेन में पहली बार बुलडोजर से बर्फ हटाई गई और फिर एहसास हुआ कि बुलडोजर का इस्तेमाल कई काम में हो सकता है। फिर इसकी यात्रा निर्माण कार्यों तक पहुंच गई। लेकिन भारत में अब इस बुलडोजर को इंसाफ का राजनीतिक टूल भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज के दौर में बुलडोजर वाले इंसाफ का ट्रेंड चल रहा है। हालांकि इस पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि किसी अपराधी का घर गिराना क्या जायज है, क्योंकि किसी एक शख्स की सजा उसके पूरे परिवार को देना इंसाफ नहीं हो सकता। वैसे ये समझना होगा कि बुलडोजर कोई न्यायाधीश नहीं है। किसी आरोपी या अपराधी का अवैध मकान गिराने से जो हो सकता है, थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों में इंस्टेंट इंसाफ वाली फीलिंग आ सकती हो, लेकिन इसे इंसाफ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इंसाफ अदालत से ही होता है। सत्ता में इसके बाद अब बात पीएम मोदी की उस कूटनीतिक रेल यात्रा की, जो पोलैंड से शुरू होकर 10 घंटे के सफर के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव तक होगी। ये सफर एक ऐसी ट्रेन में है जिसका कोच किसी होटल के कमरों की तरह अद्भुत और आलीशान है, जहां हाईटेक सुविधा से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सब कुछ विशेष है। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद है। पीएम मोदी ने पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और अब यूक्रेन जाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे, शांति की बात करेंगे, 2 वर्ष से चल रहे इस युद्ध के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और इसकी शुरुआत पोलैंड दौरे के दौरान भी देखने को मिली है। पीएम मोदी लगातार शांति का संदेश दे रहे हैं। ये संदेश पुतिन के लिए भी है और ज़ेलेंस्की के लिए भी। आप कह सकते हैं कि युद्ध के अग्निपथ के बीच पीएम मोदी कूटनीति के शांति पथ का निर्माण कर रहे हैं। आज पोलैंड में यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी ने जो कहा उसके मायने समझिए। इसके बाद रेल फोर्स 1 से कीव यात्रा की बात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। आज पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। यहां भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई। शाम को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के बाद पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हुए। भारत और पोलैंड के प्रधानमंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। उन्होंने पोलैंड के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ की भी बात की और यूक्रेन जाने से पहले शांति से जुड़े 5 बड़े मैसेज भी दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। रूस और यूक्रेन का संघर्ष चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युद्ध भूमि में समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध से नहीं बल्कि बातचीत से निकालना चाहिए। भारत और पोलैंड मानवता में विश्वास रखने वाले देश हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड के लिए आज का दिन विशेष है। भारत और पोलैंड रणनीतिक साझेदार हैं। उन्होंने पोलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। आप सुनिए पीएम मोदी ने यूक्रेन रवाना होने से पहले क्या कहा है। उसके बाद यूक्रेन यात्रा की रेल वाली कहानी भी आपको बताएंगे। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए
डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। और अब बात करते हैं रेल फोर्स 1 की। वो ट्रेन जिसे पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन जा रहे हैं, वो हाईटेक ट्रेन जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति मैक्रों सफर कर चुके हैं। आज पीएम मोदी इसी ट्रेन में सवार होकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें, पोलैंड से 600 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पीएम मोदी, इसमें 10 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद वो कीव पहुंचेंगे। कीव में 7 घंटे रहेंगे। यूक्रेन की रेलवे कंपनी ने इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 दिया है। इसे यूक्रेन की आयरन डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जाता है। यूक्रेन में रूस के चाहे जितने भी हमले हों, जितनी भी मिसाइलें चल रही हों, जितने भी बम बरस रहे हों, लेकिन रिकॉर्ड है, रेल फोर्स 1 की सुरक्षा को कोई भेद नहीं पाया। आपको बताते हैं रेल फोर्स 1 का सफर कितना विशेष और आरामदायक है। आपको रेल फोर्स 1 की अंदरूनी खासियत बताते हैं। ट्रेन के भीतर विशेष लकड़ी से तैयार केबिन है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये स्पेशल डिजाइन वाले लकड़ी के पैनल केबिन है, जहां मीटिंग हो सकती है, जहां यात्रा के दौरान नेता बातचीत कर सकते हैं। बैठक के लिए लंबी टेबल का भी इंतजाम है। आपको लग रहा होगा कि ये किसी आलिशान होटल की तस्वीर है, ये किसी 5 स्टार होटल का आलिशान कमरा है, लेकिन ये रेल फोर्स 1 के कोच के अंदर की तस्वीर है। इसमें मीटिंग के लिए आरामदायक सोफा भी है, दीवार पर एक टीवी है, सोने के लिए आरामदायक बिस्तर भी है। इन तस्वीरों से आपको भी एहसास हो रहा होगा कि यूक्रेन की ट्रेन रेल फोर्स 1 कितनी स्पेशल ट्रेन है। आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिर नेता पोलैंड से यूक्रेन तक ट्रेन में ही सफर क्यों करते हैं। दरअसल यूक्रेन में युद्ध की वजह से ज्यादातर एयरपोर्ट्स बंद हैं। सड़क से सफर करना बहुत जोखिम भरा है, हमले होते रहते हैं। ऐसे में यूक्रेन में वर्ल्ड लीडर्स यूक्रेन जाने के लिए ट्रेन से यात्रा को सबसे अधिक सुरक्षित मानते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर कोई इंसान रेल फोर्स 1 से यात्रा कर रहा है, इस दौरान किसी भी देश का हमला हो जाता है और पावर ग्रिड फेल हो जाता है, तब भी रेल फोर्स 1 की यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेल फोर्स 1 में इलेक्ट्रिक इंजन की जगह डीजल इंजन लगा होता है। हमलों में पावर ग्रिड के प्रभावित होने के बावजूद यात्रा नहीं रुकेगी। और सबसे जरूरी बात, अब तक रेल फोर्स 1 में सिक्योरिटी ब्रीच का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हमलों के बावजूद सिर्फ रेल फोर्स 1 की यात्रा तो नॉन स्टॉप चलती ही रहेगी। मान लीजिए किसी दुश्मन ने हमला कर भी दिया, तो इसका डिजाइन, इसकी सुरक्षा इस तरह से है कि इसमें बैठे किसी भी इंसान को कुछ नहीं होगा। कैसे, ये भी जानते हैं। हमलों से बचाने के लिए रेल फोर्स 1 में बुलेट प्रूफ खिड़कियां हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षित संचार के लिए सुरक्षित संचार प्रणाली है, मतलब लोकेशन अपडेट पर परिस्थिति में मिलता रहेगा। यात्रा के दौरान ट्रेन के बाहर की स्थिति पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रणाली भी है। सुरक्षा कर्मियों की एक समर्पित टीम तैनात होती है, जो लगातार आसपास की निगरानी करती है, किसी भी स्थिति में फौरन मोर्चा संभालती है। और तो और ट्रेन में पीएम मोदी के लिए कई लेयर की सुरक्षा है। विशेष कमांडो, निजी सुरक्षा अधिकारी और यूक्रेन की ओर से एक्स्ट्रा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। रेल फोर्स 1 की खासियत के साथ साथ इसका इतिहास भी आइए आपको बता दें। दरअसल इस लग्जरी ट्रेन को क्रीमिया जाने वाले पर्यटकों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन रूस ने वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसका इस्तेमाल युद्ध के समय वर्ल्ड लीडर्स और वीआईपी गेस्ट को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। आज पीएम मोदी रेल फोर्स 1 से कीव की यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले भी रेल फोर्स 1 में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स यात्रा कर चुके हैं। ये तस्वीर 20 फरवरी 2023 की है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रेल फोर्स 1 में सवार होकर यूक्रेन गए थे। अपनी यात्रा के दौरान रेल फोर्स 1 के एक कंपार्टमेंट में कैसे कॉन्फ्रेंस टेबल पर वो काम कर रहे थे, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, 24 फरवरी 2024 को यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी इसी ट्रेन के जरिए कीव पहुंची थी। अगली तस्वीर दिखाएंगे आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज जून 2022 में एक साथ कीव पहुंचे थे। वो भी रेल फोर्स 1 में ही सवार होकर वहां तक पहुंचे थे। पीएम मोदी के कीव दौरे को लेकर हर अपडेट सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे इस वक्त कीव में ही मौजूद हैं।
आपको यूक्रेन की युद्ध भूमि से कई विस्फोटक जो रिपोर्टर रील आई हैं वो दिखाते हैं, जिसमें पीएम मोदी की रेल फोर्स 1 यात्रा से जुड़ी जानकारी भी है और यूक्रेन में रूस के नए हमले वाले सबूत भी हैं। इसके अलावा इसमें यूक्रेन के उन ऐतिहासिक स्थलों की कहानी भी है जहां पीएम मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री जिस ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे उसे द ट्रेन फोर्स 1 कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे आधुनिकतम और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली ट्रेनों में है। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के उसी रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उस ट्रेन द फोर्स 1 से उतरेंगे। ये ट्रेन जो है वो फुल्ली इक्विप्ड बताई जाती है और कई सारी सुख सुविधाओं से लैस है। एक तरह से इसे रेलवे और लोहे की पटरियों पर लोहे के पहियों में दौड़ने वाला 5 स्टार ट्रेन कहा जाता है। इसकी खूबियां न सिर्फ ये तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, बल्कि आप सिक्योरिटी मेजर्स की अगर बात करें, जिसमें आर्म्ड विंडोज यानी बुलेट प्रूफ शीशे इसके होते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अलावा सर्विलांस सिस्टम भी इसमें पूरी तरह से लगा गया है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। इसी होटल में प्रधानमंत्री को रुकना है और ट्रेन से आने के बाद लगभग 6 घंटे का वक्त वो यूक्रेन की राजधानी कीव में गुजारेंगे और इस दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी होनी है। यूक्रेन की राजधानी कीव का ये महात्मा गांधी मेमोरियल, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया और आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के बीच ये शांति की उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री को स्थापित करवाने की जा रही है, उसके दिन की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क के इस स्टैचू पर आएंगे, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहली बात तो यही चाहेंगे हम लोग कि ये युद्ध पे विराम लगे। हमें ये लगता है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो यहाँ पर आके पीस टॉक करके जाएंगे। सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी का कीव दौरा गेम चेंजर साबित होगा? क्या ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के बाद 2 वर्ष से चल रहे इस युद्ध पर कोई असर होगा? वैसे पीएम मोदी के इस दौरे के आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक पहलू भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस और पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा उम्मीद युद्ध के समाधान को लेकर है। ये उम्मीद भारत से इसलिए भी है क्योंकि भारत पूरी दुनिया की कूटनीति में शांति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा एक और एंगल ये भी है कि अगर आगे हालात कुछ बेहतर होते हैं और बात शांति की ओर बढ़ती है तो भविष्य में भारत यूक्रेन के पुनर्निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है और इस वक्त यूक्रेन के खंडहर बन चुके शहरों को सबसे ज्यादा जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ही है। सत्ता में अब शुद्ध राजनीतिक खबर की बात करते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहा। कल 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी की यात्रा आज भले ही खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी इस चुनावी यात्रा से सीटों के बंटवारे वाला गणित तो जरूर खोल दिया है। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर यात्रा के 2 हिस्से रहे। पहला हिस्सा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा का रहा। दूसरे हिस्से में राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिसके बाद गठबंधन की चर्चा और मजबूत हो गई। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों फारूक अब्दुल्ला से मिले। उमर अब्दुल्ला भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई और कैसे जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश हो रही है, इस पर हमने सत्ता की राजनीतिक कुंजी तैयार की है, वो देखें। उसमें पहले ये देखिए कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर से क्या क्या टिप्पणी की। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, मोदी जी का कॉन्फिडेंस चला गया है। दूसरी बात, कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह कि पहली बार किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक बार आप पीएम मोदी पर राहुल गांधी का ये ट्रिपल अटैक देखिए, फिर आपको जम्मू कश्मीर में गठबंधन का नंबर गेम समझाएंगे और ये बताएंगे कि क्या फारूक अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस को फंसा सकते हैं। गठबंधन होगा मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा।
नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अभी यूं आते हैं। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है। हालांकि पीएम मोदी पर हमले के अलावा राहुल गांधी का बड़ा फोकस चुनावी गठबंधन पर था, जो उनके इस दौरे से तय हो गया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर 3 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे दरवाजे सभी राजनीतिक दलों के लिए खुले हुए हैं। फिर से जम्मू कश्मीर की सत्ता में वापसी करेंगे। इन तीनों बातों से ये तय है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में समझौता तय है, बस ऐलान बाकी है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बैसाखी के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है, इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं, अब सिस्टर के साथ मिलके जो फड़िया में घूमते हैं। कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। कोई जगह है इस अलायंस में? नो डोर्स आर क्लोज फॉर एनीवन। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को निर्दोषों के खून से रंगा था। इन 3 परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर फेंका था। आज वहां शांति है। कभी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी स्नोबॉल खेलते हैं, कभी वहां आइसक्रीम खाते हैं। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। 40-45 सीट तो जीतने का, हमको जीतने का एक सर्वे मिला है, और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है। कांग्रेस पार्टी का अपना वजूद जम्मू कश्मीर में समाप्त हो चुका है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब कभी फारूक अब्दुल्ला साहब का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो कभी मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के घर में दस्तक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस की तरफ से एक बात पर बहुत साफ है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहती है, जबकि अनुच्छेद 370 पर वो कुछ खास नहीं बोल रही है। और आज इसी सवाल से फारूक अब्दुल्ला का सामना भी हो गया। रिपोर्टर ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि आपकी पार्टी फिर से 370 को लागू कराने की बात कहती है, क्या कांग्रेस का समर्थन है? तो सुनिए उन्होंने इस पर क्या कहा। सर, आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सवाल। सर, वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है।
वैसे राजनीतिक बयानों और तस्वीरों के अलावा कल राहुल गांधी आम लोगों से भी मिले। कल शाम राहुल गांधी और खड़गे श्रीनगर के मशहूर एहदूस रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। ये रेस्टोरेंट कश्मीरी खान पान के लिए मशहूर है। यहाँ से झेलम नदी का नज़ारा दिखता है। डिनर के बाद राहुल गांधी लाल चौक पर एक आइसक्रीम पार्लर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अब बात कोलकाता रेप केस की, जिसमें आज कोलकाता से ज्यादा एक्शन दिल्ली में देखने के लिए मिला और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसे कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिष्ठा पर बड़ी चोट कहा जा सकता है। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका संदेहजनक है। जांच में ऐसी लापरवाही उन्होंने पिछले 30 साल में नहीं देखी है। कोलकाता पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट की आज इकलौती टिप्पणी नहीं थी, बल्कि जांच के तरीके और लापरवाही पर कोर्ट में इतनी बातें कही गईं कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील के लिए पुलिस का बचाव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई ने कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह बताया गया कि 9 दिन की जांच में अब तक क्या जानकारी मिली है, जबकि कोलकाता पुलिस ने भी 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की जांच रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से कहा कि सबसे पहले आप लोग अपने काम पर लौटेंगे। हम आदेश देते हैं कि विरोध प्रदर्शन के बाद काम पर वापस आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर्स को यह निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की धुलाई का राउंड शुरू किया। कोर्ट में सुनवाई की एक एक डिटेल को समझें, उससे पहले आज की सुनवाई से 5 बड़ी बातें क्या निकल कर आई वो देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि सबसे पहले बंगाल पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। पश्चिम बंगाल सरकार क्या छिपा रही है, यह सवाल पूछा गया। पहले पोस्टमार्टम और फिर एफआईआर हुई, ऐसा क्यों हुआ? अस्पताल प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इन बातों से ये क्लियर है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए आज का दिन कोर्ट के अंदर कुछ खास अच्छा नहीं रहा और इसकी शुरुआत चीफ जस्टिस के पोस्टमार्टम वाले सवाल से ही हो गई थी। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने सबसे पहले पूछा कि क्या आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाँ, पुलिस ने दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि मेरे पास हर मिनट की टाइमलाइन है कि क्या हुआ। इस पर सीजेआई ने कपिल सिब्बल से कहा, एक पहलू बेहद परेशान करने वाला है। मौत की अननेचुरल डेथ की एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, जबकि क्राइम सीन की सुरक्षा और सबूत जुटाने का काम रात 11:30 बजे किया गया। इतने समय तक क्या हो रहा था? इस पर जस्टिस पारदीवाला ने पूछा, पोस्टमार्टम कब किया गया? कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, शाम को 6:10 से 7:10 के बीच। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जब आप पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये अप्राकृतिक मौत का मामला है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। अननेचुरल डेथ का केस दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कर दिया गया। इतना ही नहीं, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया जो मैंने अपने 30 साल के करियर में नहीं देखा है। कोर्ट में चिरह के दौरान बंगाल सरकार के वकील सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप कीचड़ उछाल रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, हम केवल कीचड़ हटा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के सवाल जवाब के बीच लंच ब्रेक हुआ और जब फिर से सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिब्बल को हंसते हुए देखा और ये कहा कि एक लड़की की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। इसके बाद चीफ जस्टिस ने फिर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, एफआईआर देर रात 11:30 बजे क्यों दर्ज की गई? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या कारण है कि एफआईआर 14 घंटे देरी से दर्ज की गई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो किसका बचाव कर रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दिया तो दूसरे कॉलेज का काम क्यों सौंप दिया गया? अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।